चम्मच इतना गर्म कैसे हो गया? ओहो, ये चीजें तो खुद ब खुद ठंडी हो रही हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शन गर्मी पैदा करते हैं और कुछ केमिकल रिएक्शन गर्मी को जज़ब करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन दिलचस्प केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करने लगे हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में, एप्लीकेशंस ऑफ exothermic reactions in daily life and enthalpy of formation of 1 mole of gaseous water। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? अ रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसके अंदर हीट इज रिलीज्ड इनटू सराउंडिंग। जो हीट निकलती है वो किसके अंदर चली जाती है? सराउंडिंग के अंदर, यानी कि जो उसका इर्द गिर्द माहौल होगा उसके अंदर चली जाएगी। हम ये बात सराउंडिंग की डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है द कंटेनर बिकम हॉट। और वो चीज़ जो रिएक्शन जिस कंटेनर के अंदर हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा? वो गर्म हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें आपके पास, अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। पानी बनाने के लिए जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और इसमें कितनी एनर्जी निकलती है? 571.6 किलो जूल। ठीक है, ये भी हम इसको डिस्कस भी करेंगे, प्रूव करेंगे कि ये वाकई इतनी एनर्जी निकलती है। अच्छा, उसके बाद व्हेन द रिएक्शन इज मूव्ड इन रिवर्स डायरेक्शन। जब ये रिएक्शन हम रिवर्स लेके जाएं, यानी पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोबारा बनाना चाहें, तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी फिर एब्जॉर्ब होगी। यानी अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनाएंगे तो इतनी एनर्जी निकलेगी, रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक। लेकिन जब आप इसको रिवर्स में लेके जाएंगे तो इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा एंडोथर्मिक। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है एग्जांपल नंबर 2 कि रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इसमें कितनी एनर्जी निकलती है? 393.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी। और सेम उसी तरह जब आप कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन बनाना चाहेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, तो उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट आपके पास है एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? अ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी जज़ब होती है। और इसमें हीट जो है ये कहाँ से आती है? ये सराउंडिंग से आती है। ठीक है, जिसके नतीजे में क्या होता है? सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ कंटेनर डिक्रीजेस। एग्जाम्पल में देखें कि रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म NO। NO बनाने के लिए जो रिएक्शन होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और ये फिर एनर्जी कहाँ से लेता है? लाइटनिंग से लेता है। जो लाइटनिंग होती है अच्छा आसमानों के अंदर, उससे एनर्जी ये लेता है और फिर ये NO में कन्वर्ट होते हैं। और ये एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करता है? ये 180.6 किलो जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, जिसमें है कि जब हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलेंगे और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे, तो ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन और आयोडीन जब मिलेंगे तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, तो इसके नतीजे में भी एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी। अच्छा, यहाँ पे अब हम डिस्कस करने लगे हैं एप्लीकेशंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो पहले इसकी जो एप्लीकेशन का मतलब ये है कि एक्सोथर्मिक डेली लाइफ में कहाँ कहाँ आपका यूज़ होता है। तो कंबस्टन का जो प्रोसेस है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, कंबस्टन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इट इज़ अ बर्निंग प्रोसेस। आप कंबस्टन की डेफिनेशन है कि ये एक बर्निंग प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है प्रेजेंट इन फ्यूल, जो फ्यूल के अंदर होता है, ठीक है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, हवा की जो ऑक्सीजन होती है, और क्या बनाता है? हीट पैदा करता है। इसको आप क्या कहते हैं? ये कंबस्टन रिएक्शन है। ठीक है, एक कंबस्टन क्या एक बर्निंग प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है
जो फ्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है और एनर्जी पैदा करता है, ठीक है। फिर ये जो एनर्जी निकलती है, दिस हीट इज़ यूज फॉर कुकिंग पर्पज़, इसको फिर हम खाना पकाने के लिए या और हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल फ्यूल्स। अब फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स आर इम्पोर्टेंट फ्यूल्स। आपको पता है कि हम खाना जो खाते हैं उसमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो होती हैं ये हमारे लिए फ्यूल के तौर पे काम करती हैं, क्योंकि ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म के दौरान केमिकल एनर्जी जो इस खाने के अंदर केमिकल एनर्जी होती है इज़ कन्वर्टेड टू हीट, वो हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जो फिर हमें क्या रखती है, वार्म रखती है, गर्म रखती है। इलेक्ट्रिसिटी, तो एट पावर स्टेशन के ऊपर द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जो फ्यूल्स है जैसे कि नेचुरल गैस हो गई, तेल हो गया, ऑयल, कोयला हो गया, ये जब बर्न होते हैं, ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करते हैं हीट को, ठीक है, विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस स्टीम। ये हीट फिर आगे इस्तेमाल होती है और पैदा करती है स्टीम को एट हाई प्रेशर पे, स्टीम कहते हैं भाप को। दिस हाई प्रेशर स्टीम, ये जो हाई प्रेशर वाली फिर भाप होती है इसको हम यूज़ करते हैं टरबाइंस घुमाने के लिए, बड़ी बड़ी जो टरबाइंस होती हैं उनको रोटेट करने के लिए, और उनके घूमने से फिर क्या पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। वाइल ड्राइविंग अ कार, एक व्हीकल को ड्राइव करते हुए इट इज़ कंबस्चन ऑफ पेट्रोलियम और डीजल दैट गिव ऑफ एनर्जी एंड ड्राइव इट फॉरवर्ड। तो ये जो पेट्रोल और डीजल होता है उसकी कंबस्चन की वजह से क्या होती है, एनर्जी पैदा होती है, और इसी वजह से जो आपका व्हीकल होता है वो मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आपने फायरवर्क्स देखे होंगे, ये जो पटाखे वगैरह छोड़ रहे होते हैं शादी ब्याह पे, क्रैक्स वगैरह, तो ये भी एक कंबस्चन रिएक्शन होता है। फायरवर्क्स आर कंबस्चन रिएक्शन दैट यील्ड हीट, जिसके नतीजे में हीट पैदा होती है, लाइट भी पैदा होती है, रोशनी जो होती है, और आवाज़ भी पैदा होती है, साउंड भी, ठीक है। जब डिफरेंट मेटल साल्ट जो होते हैं ना, जो इसके अंदर होते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इस फायर क्रैकर के अंदर, तो ये बर्न जब होते हैं तो इट प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्स, तो ये मुख्तलिफ कलर्स पैदा करते हैं। नेक्स्ट आपने प्रूव करना है इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस वाटर, कि 1 मोल अगर गैसियस वाटर होगा तो उसकी इंथैल्पी फॉर्मेशन जो है वो आपने कैलकुलेट करनी कि कितनी इंथैल्पी चेंज उसमें होगी। तो एक बात आपने याद रखी है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होगा उसके अंदर बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं और बॉन्ड बन रहे होते हैं। जब बॉन्ड तोड़ना होता है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलती है। ये आपने बात याद रखनी है। तो हम एग्जांपल लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल की, जिसमें 2H2 यानी H2 के 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल ये रिएक्ट करता है तो पानी के 2 मोल बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि H2 और O2 ये जो इनके दरमियान बॉन्ड होते हैं ना, ये टूटते हैं। अब मैंने कहा है बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी लेगा, तो ये क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, ठीक है, और क्या कर देते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, अपने अपनी एटम बना देते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है ना H2, तो ये एनर्जी कितनी लेता है, 435 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी लेता है, और 2 हाइड्रोजन के एटम गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह ऑक्सीजन का भी क्या करता है, वो भी उसकी एनर्जी कितनी है, 498, यानी ज़्यादा एनर्जी वो लेता है और 2 ऑक्सीजन के एटम बना देता है। उसके बाद H2 एंड O2 बॉन्ड्स आर वीक एज कम्पेयर टू दी बॉन्ड इन H2। ये जो वाटर के अंदर बॉन्ड होता है ना, उसकी निस्बत H2 और O2 बॉन्ड कमज़ोर होते हैं। इस वजह से ये क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और एटम्स बना देते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। ये सेम वही इक्वेशंस हैं। नेक्स्ट है कि ये जो अलग एटम होते हैं, आपको पता है हमने जो हाइड्रोजन है उसके 2 मोल लिए थे, तो 1 मोल के लिए मैंने अभी आपको एनर्जी बताई है, तो 2 मोल के लिए कितनी हो जाएगी, उसका डबल, यानी 870 किलो जूल। इस तरह ऑक्सीजन का 1 मोल ही था तो उसकी 498 ही रहेगी। तो दोनों को अगर प्लस करूं तो ओवरऑल कितनी एनर्जी ये दोनों बॉन्ड टूटने के लिए ले गए, 1368, यानी कि ये 2H2 यानी ये 2 बॉन्ड टूटने के लिए और 1 बॉन्ड ये टूटने के लिए, टोटल 3 बॉन्ड टूटने के लिए इतनी एनर्जी ये ले गए, इस्तेमाल कर गए, ठीक है।
अब सिंस 2 moles ऑफ H टेक पार्ट, सो ओवरऑल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो कैसे एक्सोथर्मिक है ये अभी हम इसको देख लेते हैं कि आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 की बॉन्ड तोड़ने की जो एनर्जी है वो 435 है और O2 की कितनी है 498। तो ओवरऑल कितनी होगी 1368 किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्योंकि इसके 2 मोल थे। ठीक है, आप यहाँ पे इसकी डबल करके एनर्जी लिख लें, वो और भी बेहतर हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे 870 लिख लें और साथ 498, तो इससे क्या आंसर आएगा 1368। इतनी बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी इसने जज़ब की है। अब जब बॉन्ड बनेगा, यानी ये एटम अलग अलग हो गए, H भी अलग हो गए, 4 H अलग हो गए, 2 O अलग हो गए। ठीक है, ये आपके पास H जो हैं ये अलग हो गए और 2 O जो हैं ये अलग हो गए। अब होता क्या है, अब इनके दरमियान बनता है बॉन्ड। कैसे बनता है ये, एक बॉन्ड जब ये बनता है तो आपके पास -484 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है। ठीक है, एक बॉन्ड ये बनने से एनर्जी निकली, फिर एक ये बॉन्ड जब बना तो इससे भी उतनी एनर्जी निकली, फिर इस ऑक्सीजन ने जब इससे बॉन्ड बनाया उतनी एनर्जी निकली, फिर इसने, तो टोटल 4 बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो एक OH बॉन्ड बनने की इतनी एनर्जी है और 4 OH बॉन्ड बनने की इतनी एनर्जी निकलेगी फिर। ठीक है, तो ओवरऑल जब हम एनर्जी की बात करेंगे तो हमारे पास एनर्जी इस्तेमाल 1368 हुई थी और जो निकल रही है वो कितनी है 1936। तो जब हमने आंसर निकाला तो ये आपके पास निकला -568। ठीक है, आपके पास ये -568 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है ये निकली। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ओवरऑल एनर्जी जो है वो माइनस में आ रही है। ठीक है, यानी कि अगर प्लस में आती तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होता, अब माइनस में आ रही है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये तो हमने निकाली है 2 मोल्स ऑफ गैसियस वाटर की। ठीक है, क्योंकि ये 2 मोल बनते हैं ना, लेकिन अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो वो क्या होगा, इसको आप 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास क्या होगा, 1 मोल वाटर का जो है उसको बनने के लिए इतनी एनर्जी रिलीज होती है और 2 मोल के लिए ये 568 है। ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है, पेपर में MCQs के तौर पे भी पूछा जा सकता है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। दूसरी बात, हेडिंग्स आपने इसमें चंद हेडिंग्स लगानी है, बाकी जो है वो वैसे मैंने यूज़ की थी। जैसे मैं दोबारा आपको बोल देता हूँ कि कौन कौन सी आप हेडिंग्स इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से, तो इसमें आप हेडिंग ये वाली भी यूज़ करेंगे, उसके बाद आप ये वाली हेडिंग भी यूज़ करेंगे, नेक्स्ट आप ये हेडिंग इसमें यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिख के आप नेक्स्ट वाली ना यूज़ करें, ये वाली चाहे ना यूज़ करें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।